आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने अपनी कंपनियों को कैसे ब्रांड बनाना है इसके बारे में सीखा और साथ ही साथ जाना इसका महत्व क्या है। दोस्तों, एमसीएल कोई एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं, यह एक बिजनेस है। लेकिन हमारी सारी बिजनेस एक्टिविटीज हम अपने किसान और धरती माँ को बचाने के लिए कर रहे हैं। वह धरती माँ जिसने लाखों करोड़ों साल से अनगिनत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, जीव जंतुओं को आसरा दिया और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा। लेकिन मनुष्य प्राणी जिसे प्रकृति ने बुद्धिमत्ता का वरदान दिया, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और विकास के नाम पर विनाश की ओर चल पड़ा। अपने फायदे के लिए पूरी इकोसिस्टम को ही उसने खतरे में डाल दिया। इकोसिस्टम जिसके 3 महत्वपूर्ण अंग है, जल, जमीन और जंगल। जंगल जो मनुष्य के साथ साथ और कई जीवों का ठिकाना है। ये जंगल हमारी प्रकृति की फेफड़ों की तरह काम करते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद होती है। इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें काटकर हम अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हैं। आज कई जगहों पर आग लगती है और महीनों तक बुझती नहीं। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आती है जिसे हम रोक नहीं पाते। और अगर यही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा और जिसका कारण होंगे हम मनुष्य। तो सवाल उठता है, क्या यह बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। आज का विषय है फॉरेस्ट इन इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें, ताकि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई और सिखाई जाए, आप उन्हें नोट कर पाए। अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी भी वजह से आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर मिस होता है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इसकी ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है। कृपया इस लिंक पर जाकर अपना अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमबी वीडियो के साथ।
कंपनी के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे आज के थॉट ऑफ द डे का। और आज का थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का सुविचार है नेवर स्टॉप लर्निंग।
नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन हर पल कुछ नया सिखाती है, और जो लोग इस सीख के साथ कोशिशें करते रहते हैं वही ब्रांड कहलाते हैं। सिर्फ कंपनियां, चीजें या वस्तुएं ही ब्रांड नहीं होती, कुछ इंसान भी ब्रांड होते हैं। उनसे कुछ पल मिलना, हैंडशेक करना, बातें करना एक सुखद अनुभव होता है। उनकी कमी हमें खलती है, चुभती है। ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व हमारे बीच मौजूद है, जिनका चंद पलों का प्रेजेंस हमें जोश, उत्साह भर देता है, हमें उम्मीद की नई किरण जगा देता है। तो चलिए आमंत्रित करते हैं उस विशेष व्यक्ति, एक कुशल प्रशासक, एक बढ़िया स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो स्टोरी है वो भारत के एक ऐसे स्टेट, ऐसे एक राज्य की स्टोरी है कि जिस स्टेट की वजह से आज भारत पूरे दुनिया में नंबर 2 एक्सपोर्टर है चाय का, और ये स्टेट चाय का प्रोडक्शन भारत को मोर देन 50% देता है। एक ऐसा स्टेट कि जो भारत से सबसे फर्टाइल लैंड या सबसे फर्टाइल सॉइल जिसके पास में है, एक ऐसा स्टेट की दुनिया में जो एक सिंह के राइनो होते हैं तो वो उसको क्रिटिकल डेंजर स्पीसीज में यूनाइटेड नेशंस ने रखा है, और उसकी सबसे ज्यादा मात्रा यानी उसकी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो सिर्फ वही स्टेट में अवेलेबल है। तो अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ भारत के बहुत महत्वपूर्ण और क्रूशियल स्टेट यानी आसाम की। तो अभी आसाम जो है, हम हमेशा अभी जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जब ग्रेट एम्पायर्स की बात करते हैं तो हमें दिल्ली के सल्तनत मुगल्स की बात बताई जाती है, मराठास की बात बताई जाती है, और बहुत सारे जो सल्तनत है उनकी नाम बताई जाती है। लेकिन एक ऐसी सल्तनत जिसने मुगल्स को 17 बार हराया, और 17 बार हराने के बाद में फिर मुगल्स ने कभी भी उस एरिया में जाने की कोशिश नहीं की, वो आसाम है। और उस एम्पायर का नाम अहोम एम्पायर है। मुगल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। दिस इज बिकॉज वो एरिया से ही वो उस साइड के एशिया के साथ कांटेक्ट कर सकते थे और वहां पे अपना व्यापार बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 बार हार जाने के बाद में कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे मुगल्स जा ही नहीं पाए। तो ये थी हिस्ट्री। लेकिन करंट में हमेशा आसाम सुर्खियों में आता है उसकी फ्लड्स की वजह से, यानी बाढ़ की वजह से। रिसेंटली अभी हमने सबने सुना होगा कि आसाम में फ्लड्स आए हैं, और ये हर साल होता है। तो अभी आज हम जानेंगे ऐसा क्या रीजन है कि आसाम में हर साल फ्लड्स आते हैं। उसके पीछे रीजन है वहां की नदी ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कुछ साधारण नदी नहीं है, उसका पात्र इतना बड़ा है कि स्पेस से भी वो नदी पहचानी जा नहीं सकती है कि ये ब्रह्मपुत्र है। और वो एक एग्रेसिव नदी है। एग्रेसिव इसलिए क्योंकि वो हिमालय से उतर के अरुणाचल प्रदेश से आसाम में आके रुकती है, और आसाम में जब वो आती है उसके साथ में और सभी नदियां मिल जाती है। और इतना ही नहीं कि ये जो नदी है वो सिर्फ पानी नहीं लेके आती, वो अपने साथ में हिमालय के न्यूट्रिएंट्स, सॉइल और ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आती है। और अगर जब बाढ़ आती है तो आप ये जान के ताजुब होंगे कि 20 लाख टन डेली बेसिस पे सेडिमेंट वो नदी में रहता है, और अगर उसको कैरी करेंगे तो हमें 10 लाख से ज्यादा ट्रक डेली बेसिस पे लगेंगे। और मेघालय जो उसका नेबरिंग स्टेट है, वहां पे भी जब पानी ज्यादा बह जाता है तो वो भी आसाम स्टेट में आता है। और इसकी वजह से जियोग्राफिकली या नेचुरली आसाम स्टेट में हमेशा फ्लड आता है। लेकिन अभी तक ये एक नेचुरल फिनोमिनन थी, जो कि जियोग्राफिकली आसाम अपने नेचर अपने लेवल पे बियर करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे जो काजीरंगा है और वहां पे जब फ्लड आती थी तो वहां पे पर्वत पे जाके सभी जो प्राणी है वो सस्टेन करते थे। लेकिन अभी बाढ़ जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया है। इसके वजह से वो पर्वत भी पानी के नीचे आता है, और राइनासोर्स और अदर प्राणी जो है उनको बहुत वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी कंसिडर हो रहे हैं। तो इसके लिए अभी इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि लाखों लोगों को हर साल में वहां पे स्थलांतरण करना पड़ता है।
करोड़ों लोगों का, करोड़ों रुपए का हमारा खुद का खर्चा होता है इन सभी चीजों के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आसाम का लोकेशन इस तरीके से है कि वो सप्लाई चेन मैनेज करता है फॉर ऑल द अदर नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज। तो जब भी आसाम ब्लॉक हो जाता है, इसका मतलब सभी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज जो हमारी जो स्टेट्स है वो भी, उनका सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से इस पे सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से है कि हम ट्राई कर रहे हैं वहां पे नेचुरल जो है वो एम्बैंकमेंट करें। एम्बैंकमेंट मतलब कुछ एरिया में हम एक जो है किसी तरीके से वो जो फ्लड है उसको रोके। लेकिन उससे ये होता है कि अगर हम एक एरिया में कुछ एम्बैंकमेंट बनाए तो दूसरे एरिया में पानी बह के जाएगा और फिर से सिचुएशन उसी तरीके से हुई। तो गुवाहाटी के एक प्रोफेसर है गोस्वामी, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें ये पहला तो ये है कि हम डैम बनाए ताकि जो भी पानी है उसको हम कंट्रोल वे में यूटिलाइज कर सके। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि उसका जो ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेसिन है उसको धीरे 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 वहां पे एनक्रोचमेंट हो रहा है। हम वहां पे जो लोग है वो रहने चालू कर रहे हैं। इसके वजह से जब फ्लड आता है तो उसको एक्सपेंड करने की जगह ही नहीं मिलती। लेकिन सॉल्यूशन ये है कि वही जो एरिया है जो कि फर्टाइल प्लेस है वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे समुद्र के लिए मैंग्रूव्स होते हैं वैसे ऐसे कुछ प्लांट्स, ऐसे कुछ ग्रासेस वहां पे उगाए जाए, जिसके वजह से ट्री ही एक ऐसा चीज है जो कि कोई भी पानी भी रहे या बाढ़ भी रहे उसको कंट्रोल वे में रख सकता है। तो उन्होंने वेटिवर यानी खस ऐसे एक बोला है कि वो हम सभी बैंक में लगा सकते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल में रह सकता है। हम वहाँ पे नेफियर ग्रास भी सोच सकते हैं, बिकॉज नेफियर ग्रास एक ऐसी चीज है जो कि फर्टाइल लैंड में और अच्छे तरह से ग्रो होगी और शायद वो सभी बाढ़ के लिए भी एक उपयोगी चीज जो है वो हो सकती है। असम की अगर बात करें तो असम के कई विलेजेस है और वो विलेजेस में रिसेंटली कहीं पे पानी जो है वो भी सप्लाई नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी है जो कई भी विलेजेस में नहीं है। लेकिन इसके अलावा वहाँ के जो यूथ है, तो रिसेंटली लवलीना बोरगोहाई नाम की एक एथलीट आसाम ने भारत देश को दी है जो कि बॉक्सिंग चैंपियन बन चुकी है। और अगर उनके गांव की बात करें तो उनके गांव में पाइप से पानी भी नहीं आता। इतना ही नहीं, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको कुछ कुरियर से पता नहीं चला। जब उन्होंने पब्लिक जो प्लेटफॉर्म से वहां से उनको पता चला कि उनका सिलेक्शन हुआ है। और वो जब प्रैक्टिस करती थी तो प्रैक्टिस के लिए कच्ची सड़क से वो डेली 3 घंटा साइकिलिंग से जाती थी और वहां पे जाके प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जब उनको वर्ल्ड चैंपियन मिला तो विद इन 3 आवर्स उनके जो गांव है वहां पे पक्की सड़क बनाई गई। तो अगर सोचते हैं आसाम ये एक स्टेट है, लेकिन वहां पे कितने सारे विलेजेस होंगे और विलेजेस में ऐसे कितने सारे एथलीट्स होंगे जिनके लिए हमें सुविधा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह अगर हम हर एक गांव में, हर एक तालुका में यह चाहते हैं कि वहां पे हर एक सुविधा उपलब्ध हो और हर एक गांव तालुका सुजलाम सुफलाम बने, तो एमसीएल को वहां पे पहुंचना और पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी जाके हम भारत देश फिर से एक महासत्ता बन सकती है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हम ये करेंगे कैसे? ये करेंगे कैसे, इसी का सोल्यूशन देने के लिए हर शुक्रवार हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार आते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने राह पे डटे रहे। तो उसी के लिए अभी मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि ये वेबिनार को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलोव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको मैं 1 घंटे में या इस 40-45 मिनट्स के सेशन में आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बिकॉज इतना गहरे ये सब टॉपिक होते हैं। लेकिन फिर भी इसके पहले कई सारे ऐसे टॉपिक हमने डिस्कस किए कि जो इस आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में हमने कुछ डिस्कस करने की या कुछ आपके सामने चीजें रखने की हमने कोशिश की। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हर हफ्ते जिंदगी भर मैं इसके बारे में आपको बताता रहूं तो भी वो कम पड़ जाए, इतना सब कुछ है। लेकिन फिर भी
आपकी अनुमति से मैं आज फिर से इस सेशन में उसके सामने कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये जो धरती है, लगभग 450 करोड़ साल पहले इस धरती का जन्म हुआ। लगभग 370 करोड़ साल पहले पहला सजीव जीव इस धरती के ऊपर आया। और उसके बाद अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य लगभग 2.5 लाख से 3 लाख साल के बीच में मनुष्य की उत्पत्ति यानी शुरुआत हुई, और अभी तक हम लोग इवोल्यूशन स्टेज में हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग आज इस स्टेज में हैं। लेकिन इतने सारे करोड़ों सालों में, इतने सारे लाखों के सालों में इस धरती के ऊपर कई सारे जीव तैयार हुए हैं। वो बहुत सूक्ष्म भी है, बहुत बड़े भी है, सभी तरह के। लेकिन हमारी इस धरती माँ ने इस तरह सब जीवों का ख्याल रखा है। यानी हमारा अनुमान है, बहुत सारी ऐसी कुदरत की चीजें हैं जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी भी बढ़िया हमारी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अभी तक हमने वो निसर्ग या कुदरत के बारे में, इस मदर अर्थ के बारे में, पर्यावरण के बारे में पूरी तरह से जाना ही नहीं। हम सिर्फ इतना अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 87 लाख से लेकर 90 लाख इतने अलग अलग तरह के जीव है। लेकिन हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो, नंबर गलत हो। दोस्तों, कोई भी जीव हो, कितना भी सूक्ष्म हो या हाथी जैसा कितना भी बड़ा हो, इस हर जीव की हमारी धरती माँ ने, इस पर्यावरण ने इस तरह से ख्याल रखा है। आई मीन उसके लिए इस तरह से प्रकृति का निर्माण किया है, इकोसिस्टम का निर्माण किया है कि वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है। कोई भी जीव हो, उसे क्या जरूरत है, कैसे जीना है, कैसे सस्टेनेबली बाकी सभी जीवों का, वनस्पति का, प्राणियों का ख्याल रख के वो जी सकता है। इस तरह इस धरती माँ ने, पर्यावरण ने हमारे लिए व्यवस्था का निर्माण किया है, और उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो व्यवस्था है कि जिसमें आपको क्या लगता है, आप मनुष्य ना, आपको ये चीजें लगती है, तो धरती माँ ने उसका ख्याल रखा। तो ऐसे बहुत सारे जो 90 लाख हम लोग आज बोलते हैं जीव है, तो उसमें से बहुत सारे जीव पानी में रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। हमें सबको पता है कि इस धरती के ऊपर लगभग 71% इतना पानी है और सब 29% ही जमीन है। अब ये 71% जो पानी है, ये गहरा समुद्र है। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले ही साल 2021 में सभी साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट दिया है, और रिपोर्ट में यह बताया है कि इस समुद्र ये कितना बड़ा है, कितना गहरा, उसके अंदर क्या क्या है, इसके बारे में हमने अभी तक सिर्फ 20% तक ही जाना है। यानी अभी कितनी भी टेक्नोलॉजी की हम जितनी भी डेवलप की है, वो सभी टेक्नोलॉजी का आधार लेके, तंत्रज्ञान का आधार लेके मनुष्य ने अभी तक क्या किया है? तो मनुष्य अपने समंदर के बारे में सिर्फ 20% ही जान चुका है। 80% तो समुद्र हमें पता ही नहीं। तो एक तरफ हम लोग स्पेस में बड़े बड़े यान ढूंढ रहे हैं, हम मंगल जाने की बात कर रहे हैं, हम चांद के ऊपर जाने की और बस्ती करने की बात कर रहे हैं, और हमें यह भी पता नहीं कि हमारी धरती माँ ने हमारे लिए क्या क्या करके रखा है। और वैसे ही अगर पानी है तो जमीन के ऊपर एक व्यवस्था की है। अभी जमीन के ऊपर ये जो व्यवस्था है वो किसके लिए है? तो ऐसे जो के लिए है वो जमीन पे रहते हैं, और जो हवा में भी उड़ते हैं वो अल्टीमेटली रहते कहाँ है? तो जमीन पे रहते हैं। तो ये जो जीव है जो जमीन पे रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, इसके लिए अगर हमारे धरती माँ ने कोई सिस्टम, कोई उनका ख्याल रखा है, कोई सिस्टम बनाया है, उनके लिए घर जो बनाया है वो है जंगल। जंगल, फॉरेस्ट एक व्यवस्था बनाई है कुदरत ने, धरती माँ ने, इन सभी जीवों का ख्याल रखने के लिए। ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ये सभी तरह के जो जीव है ना, मीन जो हवा में उड़ते हैं, जमीन के ऊपर ही, ये सभी 100% डिपेंडेंट है हमारे जंगलों के ऊपर। इनफैक्ट पूरी जो जैव विविधता है, जितने भी जीव आज हमारे धरती के ऊपर है, पानी से लेकर यहाँ तक, वो पूरा ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है, वो पूरी तरह से हमारे इस धरती के ऊपर रहने वाले जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, ये बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी, और हमेशा जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात आती है, जैव विविधता की बात आती है, तो हमेशा आप ये मत सोचिए कि जीव यानी सिर्फ प्राणी, एनिमल्स। हर वनस्पति भी एक जीव है।
तो जब जैव विविधता की बात आती थी, पूरी जैव विविधता उसमें आती। इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय दिन के ऊपर अभी 8-10 दिन पहले ही हमने इसका दिन मनाया। हर साल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक दिन मनाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इस बायोलॉजिकल जैव विविधता के ऊपर। इस साल की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। लाइफ यानी सभी, सिर्फ एनिमल्स नहीं, वनस्पति लेकिन सभी जो जीव है जिसका ख्याल धरती माँ ने करोड़ों साल से रखा है, उन सबों का ख्याल रख के हम लोग अपना फ्यूचर की सोचे, भविष्य का निर्माण करें, ऐसी इस साल की थीम है। लेकिन नीचे मैंने आपको 2020 की थीम दी है, जिसकी थीम थे कि हमारे सभी जो प्रॉब्लम्स है जो है उसका सब सॉल्यूशन है हमारे प्रकृति में, नेचर में। और मैंने इसीलिए ये दोनों थॉट्स आपके सामने रखे हैं क्योंकि एमसीएल की जो प्रमुख प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ये वो सिद्धांत है। एमसीएल समझते हैं, एमसीएल का प्रमुख एक मूल तंत्र है कि हमारे जो भी आज सामने जो कठिनाइयां है, यानी आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी नहीं, सामाजिक भी, शारीरिक नहीं भी, शारीरिक के साथ मानसिक भी, और सिर्फ हमारे सामने नहीं, हमारे सामने से लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम, यानी आज अभी आसाम का एग्जांपल दिया मैडम ने, और कितने सारे प्रॉब्लम हमारे सामने हो सकते हैं, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो कुदरत में, ये हम लोग मानते हैं, उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। और दूसरा, जिस तरह से हमने ये बिजनेस मॉडल बनाए हैं, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोग सस्टेनेबल वे में हमारे साथ हम सबका ख्याल रखें और विकास करें। दोस्तों, इस जंगल में 60,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। एम्फीबियन यानी ऐसे उभयचर प्राणी, यानी जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, ऐसे 80% जो प्राणी हैं वो जंगल में रहते हैं। पूरे ये जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, ये 75% ये सभी पक्षी जंगलों में रहते हैं। और मैमल्स यानी सस्तन प्राणी, हम भी सस्तन प्राणी ही है। वो प्राणी, वो पशु जिनको स्तन होते हैं उनको सस्तन कहते हैं। ऐसे 68% सस्तन प्राणी वो भी जंगल में रहते हैं। दोस्तों, हम बेसिकली एक मनुष्य, एक प्राणी है। देखो, 2.5-3 लाख से हमारी शुरुआत हुई है, 2.5-3 लाख साल से। और एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई प्रॉपरली, वो 12,000 साल पहले हुई। 12,000 साल के पहले जब एग्रीकल्चर प्रॉपरली एस्टेब्लिश हुई, जब हमें पता चला कि नहीं ऐसी खेती की जाती है, तब हमने एक जगह रुका और तब गांव चालू हुए, बस्ती चालू हुई, शहर हुए, और अभी आज हम लोगों ने इतना समाज का निर्माण किया है। लेकिन ये 2.5-3 लाख सालों से लेके ये 12,000 सालों पहले तक हम लोग पशु ही थे, और हम भी पूरी तरह से डिपेंडेंट थे इस जंगल के ऊपर। तो ये जंगल हमारे लिए आज की तारीख में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 7.8 बिलियन है। जो अभी पिछले साल उन्होंने 2021 में कहा कि लगभग 7.8 बिलियन है। अभी 1 बिलियन यानी 100 करोड़। तो आज की तारीख में जो हमारी जो आबादी है वो साधारण 780 करोड़ इतनी है। तो 780 करोड़ जितने लोग हैं ना, तो 780 करोड़ में से 200 करोड़ लोग डिपेंडेंट है हमारे इस जंगल के ऊपर। 200 करोड़, 160 करोड़ की रोजी रोटी, 160 करोड़ लोगों की रोजी रोटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे इस जंगल के ऊपर। और अगर जॉब की बात करते हैं कि हम लोग हर दिन काम करते हैं और हमें तनख्वाह मिलती है, तो लगभग 90 मिलियन, आई मीन ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोग, 8.6, अभी ये 2-3 साल की पहले की फिगर है, तो लगभग 9 करोड़ लोगों को डायरेक्टली जॉब मिल रहा है जंगल की वजह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारे इस पूरी दुनिया में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं, जो बहुत ही संवेदनशील ऐसी अवस्था में हमारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों में से 90% से ज्यादा लोग पूरी तरह से जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें सबसे ज्यादा आते हैं हमारे आदिवासी, ट्राइबल्स, वनवासी जिन्हें हम कहते हैं, और ये पूरी तरह से इन जंगलों के ऊपर है। और जब भी ये जंगलों के बारे में कुछ हो रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इनको होता है। नॉर्मली भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, चुनौती आती है, तो सबसे पहले इनको दुख होता है। और ये सभी लोगों का अगर कोई सहारा है तो वो है जंगल। अभी यही बताने के लिए हर साल
21 मार्च को हम इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी इंटरनेशनल जंगल का दिन हम लोग मनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जंगल इतने जरूरी है। जंगल एक कुदरत ने की हुई, धरती माँ ने की हुई हमारे सबके लिए व्यवस्था है। इसके बारे में इतना कुछ हमने अवेयर होना चाहिए कि हर हफ्ते इसके बारे में सोचना चाहिए, वो दिन मनाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है जंगल के बारे में। हर साल 1,30,00,000 हेक्टर 1,30,00,000 हेक्टर इतना जंगल हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अब ये कितनी जमीन है आपको पता है? अगर इतनी जमीन पे हम लोग अपना नेपियर घास उगाए और अपना फ्यूल करें, ईंधन तैयार करें, तो भारत को जितना ईंधन लगता है ना, उससे डबल इतना ईंधन हम लोग तैयार कर सकते हैं। इतनी जमीन का जंगल हर साल तबाह हो रहा है। दूसरा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन आज हमारी गाड़ियों में से जितना धुआं निकलता है, सभी तरह की गाड़ियां, विमान, ट्रेन, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन से जितना धुआं, जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग पेड़ के कटने से हो रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में? अभी आपको लगेगा कितना प्रदूषण है बाहर, गाड़ियों का इतना सब कुछ चल रहा है, उतना ही प्रदूषण पेड़ काटने से हो रहा है। तो सोचे कि पेड़ कितने कटे जा रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसीलिए अभी ये पेड़ क्यों काट रहे हैं लोग, कंपनियां, ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों काट रहे हैं? कि उनको कुछ चाहिए, कुछ प्रोडक्शन चाहिए, कुछ माल चाहिए, उसके लिए काट रहे हैं। तो इस साल की अभी फॉरेस्ट डे की यही थीम है कि अगर आपको वन के साथ, फॉरेस्ट के साथ, जंगल के साथ कुछ करना है तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन कीजिए। जो भी कुछ आपको उसके कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो इस तरीके से करिए कि आपका बिजनेस भी चले और आप जंगल का भी ख्याल रखो। और ये मैं अभी आगे बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं भली बात है कि किस तरह से ये काम करें। तो फॉरेस्ट यानी क्या, जंगल यानी क्या? तो जंगल की प्रॉपर आगे एक सिंपल व्याख्या मैं आपको बताता हूं कि ऐसा प्रदेश, ऐसा भूभाग जहां बहुत सारे पेड़ है, बस वो जंगल है। तो ऐसा कोई क्षेत्र है कि जहां बहुत सारे पेड़ है तो वो जंगल है। इतनी सिंपल है व्याख्या। लेकिन एक्चुअली इस जंगल के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। अभी अलग अलग प्रकार क्या है वो जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा मैं भूगोल का रिवीजन कराने वाला हूं आज। तो भूगोल में अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने सब चौथी पांचवी तक ही पढ़ा है। इनफैक्ट मुझे तो अभी लग रहा है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो सभी चीजें हमने चौथी पांचवी तक पढ़ी है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें होती है। और वही अगर हम अच्छी तरह से याद रखें तो शायद अच्छा बेहतर हम लोग कर सकते हैं। ये पृथ्वी जो है वो अपने खुद के ऊपर ऐसे घूमती रहती है और खुद के ऊपर घूमते घूमते वो सूरज के इर्द गिर्द भी प्रदक्षिणा करती है। अपने ऊपर एक रोटेशन करने के लिए पृथ्वी एक दिन में पूरा करती है। तो जो भी ऐसा भूभाग, जो भी ऐसा प्रदेश जो सूरज के सामने होता है वह दिन होता है, और सूरज के पीछे जो होता है वो रात होती है। और एक जब रोटेशन वो सूरज के इर्द गिर्द करती है तब वो एक साल में करती है। तब सूरज और उसकी क्या पोजीशन है उसके हिसाब से फिर कभी वो गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, ऐसा सब कुछ होता है। अभी ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऐसी स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसी टिल्टेड है। 23.5 डिग्री सेल्सियस से वो टिल्टेड ऐसी है। इस पृथ्वी के एक बीचों बीच एक लाइन है जिससे ये पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध ऐसे दो भाग होते हैं। वो जो रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं विषुववृत्त या इक्वेटर। अभी जो उत्तर गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध, तो हर गोलार्ध में एक कर्क रेखा, अगर उत्तर गोलार्ध की बात करें तो एक रेखा और है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद जो एंड में जो पोल है वह होता है आर्कटिक पोल। और नीचे जो रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। तो दोस्तों इस तरह से इस पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो प्रदेश होते हैं उसे कहते हैं ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध। और जो कर्क और मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं समशीतोष्ण प्रदेश। और उसके ऊपर जो एंड में पोल के ऊपर होता है उसे कहते हैं पोलार ठंडा प्रदेश। अभी आपका जंगल किस क्षेत्र में है उसके हिसाब से जंगल का प्रकार है। तो हमारा भारत
उत्तर गोलार्ध में है, हमारे भारत में से वो कर्क रेखा जाती है, ये उसका लोकेशन है। तो दुनिया में जो फॉरेस्ट है, दुनिया में जो जंगल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंध में जाते हैं वो जंगल, जो कर्क रेखा और मकर रेखा उसके बीच में आते हैं। बहुत ज्यादा उसमें गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और बहुत घने जंगल इस क्षेत्र में होते हैं। दूसरे टेम्परेट यानी समशीतोष्ण भाग, जो कर्क रेखा और मकर रेखा और आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो लाइन है उसके बीच में आते हैं, जहां बारिश थोड़ी सी कम होती है, ठंड ज्यादा होती है और इस तरह वो जंगल दिखता है, होता है। और तीसरा जो पोलर या बहुत ही ठंड प्रदेश में जो आती है, जो जंगल होता है, उसे कहते हैं आर्कटिक या बोरियल फॉरेस्ट। दोस्तों, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारा भारत देश कुदरत ने इस तरह से उसको नवाजा है, इस तरह से मुझे लगता है कि कुदरत इतना मेहरबान है भारत देश के ऊपर कि ये क्लाइमेट, ये पूरी पृथ्वी आपने देखी, आपको किस तरह का प्रदेश चाहिए बताइए। इस पूरी दुनिया में अगर आपको ऐसा प्रदेश देखना है कि जहां सिर्फ बर्फ गिरता है, वो भी भारत में। अगर आपको दुबई जैसा रेगिस्तान चाहिए, वो भी भारत में। भारत में ऐसे पहाड़ है जो दुनिया में कहीं नहीं, हिमालय भारत में है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आपको चाहिए पठार, ऊपर नीचे जो चाहिए, अगर आपको चाहिए सबसे अच्छे समुद्र के किनारे, वो हमारे भारत देश में। तो इस तरह इस भारत में ऑलमोस्ट सभी तरह के ये क्लाइमेटिक जोन्स है। और तो इसीलिए इसी का कारण है कि हमारे पास भी सभी तरह के जंगल भी मौजूद है। ऑलमोस्ट 25% इतनी जमीन, अभी ये 2021 की फिगर है कि 24.62% इतनी टोटल जमीन आज हमारे फॉरेस्ट के अंदर है, जो लगभग 80.9 यानी 81 मिलियन हेक्टेयर इतनी है। तो उसमें प्रमुख जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, वो ऐसा है कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंध में ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जहां बहुत ज्यादा बारिश आती है। तो 200 से लेके 250 सेंटीमीटर की बारिश इसमें होती है। और हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ ऐसा जंगल है। दूसरा ड्राई ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध लेकिन पानी बारिश कम है, तो 200 से कम यानी 50 से लेके 150 सेंटीमीटर इतनी बारिश आती है और इस तरह का जंगल वहां है। दूसरा है पर्वतों के ऊपर जंगल, तो वहां सबसे पहले है सब ट्रॉपिकल पर्वत का जंगल, वो इस तरह दिखता है, जो साउथ में भी है, नॉर्थ में है। और जंगल के ऊपर जब हम लोग 1800 मीटर से 3000 मीटर तक जाते हैं ऊपर, और जहां बारिश भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, तो उसे माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसा कहा जाता है, जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, हिमालय में है। और हिमालय में फिर वो उस टाइप का भी फॉरेस्ट है जो पोलार में दिखाई देता है अल्पाइन फॉरेस्ट। तो हिमालय का वो भाग जो 3000 मीटर के ऊपर है, जहां ऑलमोस्ट 4-5 महीने सिर्फ नीचे बर्फ ही होता है और सिर्फ 6-7 महीने ही वहां बाद में फिर जमीन दिखती है और जो फॉरेस्ट आता है उसे अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, वो भी हमारे इस देश में है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा इस जंगल का एक और तरह का भी वर्गीकरण है कि आपके यहाँ जो पेड़ है, इस जंगल में जितने भी पेड़ है वो कितने गहरे हैं, कितना गहरा आपका जंगल है, कितनी जमीन आपके इस पेड़ों से आच्छादित है, उसके भी एक वर्गीकरण है। तो सबसे पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी सबसे घना जंगल। सबसे घना जंगल किसको कहेंगे? तो 70% से ज्यादा जमीन के ऊपर पेड़ है तो उसे कहेंगे सबसे घना जंगल। और हमारे देश में जितनी भी जमीन है उसके ऑलमोस्ट 2.5%, और जितना जंगल है उसके ऑलमोस्ट 12% ऐसे जमीन पे ऐसा जंगल है। दूसरा है मॉडरेटली डेंस, उससे कम घना जंगल, जहां 40% से लेकर 70% पे ऐसे इतना जंगल, इतने पेड़ उसमें होते हैं। हमारा जितना भी जंगल है उसमें से मैक्सिमम यानी ऑलमोस्ट 46% जंगल इस तरह का जंगल है। और पूरा हमारा जो देश का जो पृष्ठभाग है उसमें से 9.70% इतने जमीन पे ये जंगल है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है ओपन फॉरेस्ट यानी 40% से कम, 10 और 40% में जो भी ऐसी जमीन होती है कि जिसमें पेड़ 10% से 40% तक ही है, तब वो होता है ओपन फॉरेस्ट। और 10% से भी कम फिर उन्हें कहते हैं श्रब। तो ऐसे ऑलमोस्ट 8.9 यानी 9% ऐसी पूरे भारत की जमीन ऐसी है। और हमारे पूरे जंगल की ऑलमोस्ट 42%
34% ये जमीन ऐसी है। तो दोस्तों ये था हमारे आज की तारीख में फॉरेस्ट, जंगल भारत में कैसा है। लेकिन हमारे देश में इन जंगलों का एक बहुत रोमांचक, बहुत जबरदस्त ऐसा इतिहास है। तो मैंने बहुत पढ़ाई की कि प्राचीन भारत में कितना जंगल था, कैसे जंगल था, ये सब पढ़ने की मैंने अपनी तरफ से जितना भी रिसर्च किया, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे कहीं भी इसके बारे में अभी नहीं मिला। शायद हो सकता है, लेकिन मुझे मिला नहीं। बहुत सारे जो पेपर्स है इसके बारे में, जंगल के बारे में सब कुछ, वो फॉरेन के पेपर्स है, वो सब है। तो हमारे भारत में एक्चुअली प्राचीन काल में या मध्ययुगीन काल में कितना जंगल था, कैसे था, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूं कि भारत प्राचीन और मध्ययुगीन काल में, हमेशा इस जंगलों में बहुत 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 ही ज्यादा समृद्ध रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका सबूत है। दोस्तों, जो कम्युनिटीज जंगल में रहती है उनको ट्राइबल्स कहते हैं, राइट? आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहती है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज, सबसे ज्यादा आदिवासी और वनवासी की जो अलग अलग जो ट्राइब्स है वो भारत में है। 533 इतने ट्राइबल कम्युनिटीज अलग अलग हमारे देश में, जो दुनिया में कहीं नहीं। और ये पूरी तरह से ये सिद्ध कर देता है कि हमारे यहाँ जंगलों की बहुत बड़ी ऐसी परंपरा है। और इतना ही नहीं, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में जितने भी बाहर के लोग आए थे और जिन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? तो भारत ऐसा देश है कि जहां इतने बड़े बड़े प्राणी दिखाई देते हैं। भारत सांपों का देश है, भारत हाथियों का देश है, शेरों का देश है। तो दोस्तों, हमेशा भारत के ये जैव विविधता, ये सब चीजें, इसके बारे में लिखा गया है। आप चाइना से जिन्होंने आके यहाँ पढ़ाई की, इजिप्ट से लेके अभी अंग्रेजों तक, अगर आप उनका पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना समृद्ध भारत है और था भी। और यही नहीं, ये हमारी परंपरा भी है ना। ये पूरी जो चीज है ये हमारा कल्चर बन चुका है। आप देखोगे तो कितने देवी देवताओं में कितने सारे प्राणी हैं और उनकी पूजा करते हैं हम लोग। ये सभी जो वनस्पति है, ये बड़े बड़े पेड़ है, कितने हमारे ऐसे त्योहार है कि जिनमें हम लोग इनकी पूजा करते हैं। अब स्टोरी वगैरह कुछ भी हो, लेकिन आज भी हम लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है। और वो इसलिए कि हम लोग हमेशा ही इस जंगल में, इस सभी जैव विविधता में संपन्न रहे। मैं आपको बता दूं कि जंगल के बारे में, पेड़ के बारे में हम इतने सेंसिटिव है। ये ऐसा हमारा कल्चर है कि 400 साल पहले राजस्थान में, जोधपुर में लगभग, यानी वहां एक राजा था और वहां उस राजा को अपने लिए महल बनवाना था। तो उसने अपने सिपाहियों को बोला कि आप जाओ और सब पेड़ वगैरह काट कर मेरे लिए बहुत अच्छी जगह तैयार करो, मुझे वहां अपना महल बनवाना है। जैसे वो सिपाही आए, अमृता देवी बिश्नोई, उसने अपनी जान, और सिर्फ उसने नहीं दी, उसके साथ उसके 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, सभी ने अपनी जान दी, लेकिन पेड़ को कटने नहीं दिया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद 300 वहां की जो महिलाएं, उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन पेड़ों को कटवाने नहीं दी। और जब राजा को ये समझा, राजा ने उनको ताम्र पत्र पे एक एग्रीमेंट बना के दिया कि मैं कभी भी इस पेड़ों को काटूंगा नहीं। और आज भी वो संस्कृति वहां है। आज भी अगर बिश्नोई कम्युनिटी में आप जाओगे तो वहां पेड़ तो है ही, लेकिन वहां के जो जानवर है उनको बच्चों जैसा, वो अपने घर के एक रहता ना सदस्य, उसके जैसा वो ट्रीट करते हैं। उनको खुद का दूध पिलाते हैं। इतना जो रिच कल्चर है वो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। और ये जो आदिवासी वनवासी जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी तो दुनिया है ये जंगल। वो पूछते हैं जंगल को पूछते हैं, जंगल में पेड़ों को पूछते हैं, ये सभी जो प्राणी वगैरह है उनको पूछते हैं। इनफैक्ट ये मोगली आपने सुना होगा, मोगली के कार्टून बहुत बचपन से आपने देखा होगा। इस मोगली के ऊपर बहुत सारे पिक्चर हॉलीवुड में बनते हैं, वो आपने देखे होंगे। जंगल बुक, जंगल ये वर्ल्ड जो है ये भी भारत ने उनको दिया है। और मोगली ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअली मोगली था। मोगली यानी कौन? एक ऐसा बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला, और वो खुद को भेड़िया ही समझता था, क्योंकि उसने अभी तक कभी भी मनुष्य को देखा ही नहीं। ऐसे एक बच्चा वो एक्चुअली था भारत में।
दोस्तों इस तरह हमारी परंपरा है। हमारे देश में ईस्वीसन पूर्व 5 शतक पहले शास्त्रों में लिखा गया है कि पेड़ काटना, जंगल को काटना एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए शिक्षा भी वहां थी। हमारे पूरी जो जीवन था, उस जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है जंगल। हमारे अगर आश्रम व्यवस्था आप देखोगे कि कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, तो सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थी करनी चाहिए, गृहस्थी के बाद उसको जंगल में जाना चाहिए। तो 1/4 टाइम 25% आपको जंगल में काटना है और उसके बाद आपको रिटायर होना है दोस्तों। और ये जंगल सिर्फ इमोशनली डेवलप था का, सामाजिक लेवल के ऊपर, इमोशनल लेवल पे सिर्फ ये डेवलप्ड ऐसा नहीं, एक प्रॉपर जबरदस्त एक डेवलप्ड ऐसी इकोनॉमी जंगल पर आधारित भारत की है। बहुत सालों से, हजारों सालों से इस भारत में इस जंगल के साथ अपनी इकोनॉमी, अपना एक आर्थिक ऐसे संबंध रहा है। इनफैक्ट ये सभी जो आदिवासी वनवासी है, जो भारत में ऑलमोस्ट आज के तारीख में 9% है और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद अपने पास है, इनका जंगल के साथ एक अनोखा रिश्ता है, सामाजिक, आर्थिक, इनके दोनों एक दूसरे को संभालते भी है, अपना अपना पेट पालते, इस तरह का उनका रिलेशनशिप है। और हमारे पास उनके कितने प्रोडक्ट्स है आप सोच नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा में जो त्रिफला चूर्ण लिखा है, आयुर्वेदा में बाल हरडा ये सब कुछ लिखा है, इसकी क्या खेती होती थी? नहीं। ये सभी चीज जो आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, आयुर्वेदा में हो या हमारी ऐसे ट्राइबल की जो बाकी की वनस्पति औषधि हो, ये सभी हमारे जंगल के प्रोड्यूस है, जंगल से आती थी ये चीज। अभी जो ऐसी व्यवस्था, ऐसा आयुर्वेद जिन्होंने 1200 साल लगाए ये सिर्फ 2 किताबें लिखने के लिए, 1200 साल की सर्जरी के लिए पूरी डिटेल, आज जो सर्जरी के सभी डिपार्टमेंट उसमें, मेडिसिन के सभी डिपार्टमेंट उसमें तब लिखे हमने, तब ये आयुर्वेद उसके साथ दिखाया कि ऐसी वनौषधि ये सब पूरा जो प्रोडक्ट था वो जंगल से तो आता था। अभी जिसकी ये एमबीबीएस, जिसकी पढ़ाई मैंने भी की, एमबीबीएस एमडी भी कर रहा था, तो ये तो 200 साल से पुरानी है, 200 साल। और हमारी परंपरा देखिए, लेकिन सिर्फ ये आज हमारे सामने इसे रिकॉर्ड नहीं है, ना रिकॉर्ड है, ना ये सभी लोगों ने, ये सभी जो हमारे ऊपर सबसे जो जुल्म किया, सबसे ज्यादा तबाही अंग्रेजों ने की, कुछ नहीं रखा है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं आज हमारे सामने। ना हम आज की तारीख में उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमें बचपन में ऐसा मार्गदर्शन आता कि नहीं तुझे एमबीबीएस होना चाहिए, तो वो हो गए। लेकिन आज पता चल रहा है कि कितना समृद्ध ये सब नॉलेज हो सकता है। और सभी ये जो जंगल की तबाही आज हमारे देश में जो किसी ने अगर की होगी, तो वो अंग्रेजों ने की है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अंग्रेजों को समझ में आया कि ये जंगल में इतने सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, इतना सब कुछ हम लोग इससे छीन सकते हैं, तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी जो भी उसका एक्सप्लॉइट कर सकते, जितना छीन सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, उन्होंने किया। पिछले जो आखिरी के उनके 80 से 100 साल है ना, उसमें से फिर वो जंगल की तरफ गए और जंगल में जितना भी मिला वो उन्होंने खाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया मैं आपको बोलता हूँ। जैसे उनको पता चला ना कि जंगल में इतना सब कुछ मिल सकता है और हम लोग उसका इतना फायदा उठा सकते हैं। देखो ये अंग्रेजा ने कंपनी थी, अंग्रेजा ने क्या, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कहां से ले सकता हूं। तो उन्होंने देखा कि जंगल इतना बड़ा रिसोर्स हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट शुरू किया, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1857 के बाद वो सब क्राउन के पास गया, रानी के पास, इसलिए फिर इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा हुआ, लेकिन उद्देश्य तो वही था। और फिर उन्होंने पहला एक्ट निकाला 1865 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और क्या एक्ट में उन्होंने कहा कि ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा जो सब कुछ है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की संपत्ति है, और सरकार इन सबका यूज किस लिए करेगी, तो समाज के लिए करेगी। ऐसा करके उन्होंने ये पूरे हजारों सालों से जो कुछ चल रहा था वो पूरा बंद किया और सब अपने लिए लिया। यानी उन्होंने जैसे ही लिया वैसे सभी उनके जहाज
हमारे लकड़ी से बनवाए उन्होंने, बड़े बड़े जहाज, जो भी रेलवे उन्होंने बनाए, आपको हमने डिस्कस किया कि किस तरह रेलवे उन्होंने सिर्फ निचोड़ने के लिए तैयार की, सब रेलवे में जो लकड़ी गए ये जंगल को काट के गई। दूसरे पहले या दूसरे विश्व युद्धों में भी जो भी उनकी सामग्री लगी, बंदूकों से लेके सब कुछ, वो हमारे जंगलों से गए। दोस्तों इन्होंने, आप सोच नहीं सकते इतनी तबाही इस जंगल की। इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर जमींदार रखे, यानी जो किसान खेती करते थे तो खेती के ऊपर हमें पता है कि जमींदार थे, लगान वसूल किया करते थे, लेकिन वैसे सेम सिस्टम उन्होंने जंगल के ऊपर भी कायम की। तो ऐसे लोग, हमारे लोग जो पीछे लगे पूरा प्रोड्यूस इनको देते थे, और पूरा जो हमने हजारों सालों तक जो हमारा एक संबंध, एक बहुत अच्छा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये अच्छा हमारा जो आर्थिक जो इकोनॉमी हमने तैयार की थी जंगल बेस्ड, वो पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया इन अंग्रेजों ने। दोस्तों, और आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा एक चीज, कि जिन अंग्रेजों ने जिस इंटेंशन से, अभी हमने देखा क्या इंटेंशन, किस तरह से उन्होंने कायदा कानून लागू किया, आपको सुन के बहुत दुख होगा कि आज की तारीख में भी, आज भी जंगल के ऊपर जो भी प्रशासन का जो एक्ट है, जो कानून है, वो अंग्रेजों ने तैयार किया हुआ कानून है। आज भी हम उनके तैयार किए हुए कानून के ऊपर जंगल का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उस कायदे का नाम है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या मैं भी प्रशासन में रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि कितने सारे प्रशासन और जंगल के कितने सारे कायदे कानून जो अंग्रेजों ने तैयार किए, वही हम लोग आज भी उसको लेके जा रहे हैं आगे। तो जंगल का कितना इंपॉर्टेंस है, जंगल क्या है हमारे लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूं, या मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आपको बताऊं कि जंगल, ये फॉरेस्ट कितना महान है। सबसे पहले तो मुझे बात फिर से बार बार बतानी है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये धरती माँ ने तैयार किया हुआ सिस्टम है लाखों जीवों के लिए, सिर्फ हम नहीं। तो ये एक इकोसिस्टम है, एक व्यवस्था है, और उसके साथ ही इतने सारे पेड़, इतने सारे अलग अलग जो वनस्पति, उसका एग्रीगेशन है। दोस्तों, एक पेड़ का कितना फायदा है, एक पेड़, एक अच्छा बड़ा पेड़ क्या कर सकता है, क्या बताऊं मैं, मुझे लगता है आप सभी जानते हैं। एक अच्छा पेड़ अगर आपके आजू बाजू है तो उसका क्या फायदा होता है आपको अच्छी तरह से पता है। तो सोचे वो जंगल जहां इतने सारे हजारों पेड़ अगर एक साथ खड़े हो तो कितना 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 कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए, जो मुझे शायद एक्सप्लेन भी नहीं जमेगा। तो सबसे पहले तो एकदम ग्रॉसली मैं बोलता हूँ कि ये पेड़ यानी हमारे घर में जो एसी लगता है, कूलर लगता है ना, उसके जैसा है गर्मी में। आज हमने ये विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। ये ग्लोबल वार्मिंग इतने बढ़ा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर इतना बढ़ा रहे हैं, उसको ठंडा करने का कूलर एसी है ये जंगल। जैसे घर का गर्म हवा निकाल के अच्छी हवा देते हैं, ठंडा हवा देते हैं, वैसे ही ये पेड़ हमने तैयार किए हुए ये गंदगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके ऑक्सीजन छोड़ता है। और क्या कर सकते हैं। दूसरा, ये जमीन, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत बेसिक है, मिट्टी उपजाऊ होनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें इतने सारे तत्व होते हैं कि जिससे कितनी सारी जीव जो की शुरुआत होती है। और आज की वस्तुस्थिति ये है कि 75% ये जो मिट्टी है उसको हमने बर्बाद करके रखा है, और इस मिट्टी को अगर फिर से आबाद करना है, उसका संवर्धन करना है, रिस्टोरेशन करना है, तो उसके लिए जंगल जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैसे हमने देखा, तो पूरी दुनिया की जैव विविधता डिपेंडेंट है जंगल के ऊपर। फ्लड यानी मैडम जैसे बताया, आज बाढ़ और सूखा, इन दोनों का सॉल्यूशन है जंगल। कैसे? तो दोस्तों, ये जंगल, ये पेड़ यानी कुदरत ने बनाई हुई एक ऐसी पाइपलाइन है, जो हम कितने भी आज की तारीख में खुद को इतना टेक्निकली एडवांस समझते हैं। मनुष्य खुद को बहुत, मनुष्य को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कुदरत ने इतना कुछ करके दिया है ना, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, आज ये पेड़ यानी इस तरह की पाइपलाइन है जो दोनों बाजू काम करती है। जब आपके पास बहुत अगर पानी आया, जैसे बाढ़ की बात उन्होंने की, तो ये पूरा पानी लेके अंदर के सिस्टम को चला जाता है, लेके जा सकता है। बड़े बड़े पेड़ की जो जड़ें होती है, वो पूरा एक सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का, ना कि सिर्फ मिट्टी, लेकिन ये सब कुछ। और जब सूखा होता है तब यही पानी फिर से ऊपर लाने का और हरा भरा करने का, और उसके ऊपर, उस पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट इतने सारे जीव जंतु, उनका पालन पोषण करते हैं ये पेड़। और ये हम लोग नहीं कर सकते इतने टेक्निकली एडवांस होने के बाद भी। और प्रोडक्ट्स,
जैसा मैंने कहा कि हम लोग देखते ही नहीं कि हम लोग क्या क्या मिल सकता है इस जंगलों से, कितना सब कुछ पॉसिबल है जंगलों से। वो नजरिया भी हम लोग ने अभी तक डेवलप नहीं किया। कुछ भी इतनी बड़ी हमारा रिच जो संस्कृति है लोगों ने तो कुछ रखी नहीं, और हम लोग भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पॉसिबल है जंगलों के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि आज के तारीख में 160 करोड़ उनकी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, 200 करोड़ लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन अगर जंगलों को हम लोग अच्छी तरह से उनका संवर्धन करें तो बहुत सारे और लोगों की रोजी रोटी हो सकती है। और आज की तारीख में अगर हमारी माँ को, धरती माँ को, पर्यावरण को अगर उसको संभालना है तो जंगल एक्चुअली धरती माँ का एक रूप है। जंगल का ख्याल रखना, जंगल को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे जरूरी काम है अगर हम धरती माँ को और पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये है तो ये हमारा एमसीएल का प्रमुख प्राथमिक कार्य है। दोस्तों, एमसीएल का प्रमुख उद्देश्य है हमारे माँ का ख्याल रखना। एमसीएल का प्रमुख उद्देश्य ही है कि इस पर्यावरण का ख्याल रखना, और इसीलिए हमारा ये भी प्राथमिक उद्देश्य है कि हम मिलके, हमारी पूरी जो फैमिली है एमसीएल फैमिली, मिलके इन जंगल का ख्याल रखेंगे और इनको बढ़ाएंगे। तो कैसे? तो इसके पहले जानते हैं कि आज की तारीख में इन जंगलों का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चुनौती इस जंगल के ऊपर क्या है कि जिसकी वजह से जंगल इतने सारे बर्बाद हो रहे जा रहे। और दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ही सबसे बड़ा खतरा है और वो है बिजनेस। बिजनेस सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है आज जंगलों का तो वो है बिजनेस। लोगों को सिर्फ ये पता है कि मुझे जंगल में क्या चाहिए, पर उसके लिए वो जरा भी देखते नहीं उसे क्या बर्बाद हो रही है, क्या जंगल को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जंगल से अगर ये मिल रहा है तो बस इतना पैसा डालो और इतना पैसा निकालो। लोग, कंपनियां, ये लोग अपने सिवा बाकी किसी चीज का सोचते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का सोचते। जैसे ब्रिटिश अंग्रेजों ने सोचा वैसे ही आज भी हम लोग सोचते, उससे ज्यादा मुझे तो लगता है। यानी सिर्फ जमीन ही नहीं, वहां के जो जानवर है उनकी चमड़ी से लेके जो कुछ मिलता है, अगर उसे 2 पैसे मिलते हैं तो लोग किसी भी हद तक जाते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है तो वो है बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो अभी जंगल तोड़ हो रही है वो हो रही है इस लकड़ी के लिए। और आपको लगेगा कि लकड़ी सिर्फ जाती है फर्नीचर बनाने के लिए, तो नहीं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 35% ये जो लकड़ी काट रहे हैं ना, आज जंगल काट रहे हैं, 35% जो लकड़ी है वो जा रही है पेपर के लिए। और कौन सा पेपर? ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर कभी आपने सोचा है? अभी टिश्यू पेपर की संस्कृति हमारे यहाँ अभी 15-20 सालों में आई, इसके पहले कभी नहीं था। आज भी हम लोग रुमाल का इस्तेमाल करते हैं और वही अच्छा सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन है। लेकिन आज लोगों को क्या वो फैड है, फैशन समझते हैं कि टिश्यू कल्चर, और जब एक लगेगा ना आपको 10 निकालेंगे आप। और इतना ही नहीं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुलायम टिश्यू पेपर लगता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे बहुत सा मुलायम ऐसा टिश्यू चाहिए। और आपको पता है कि मुलायम टिश्यू पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेश लकड़ी से। जो रिसाइकल वाला टिश्यू आता है ना वो जाड़ा होता है, वो लोग पसंद नहीं करते, ऐसे नखरे लोगों पे। अगर सभी ने मिलकर थोड़ा सा टिश्यू को भी हम लोग बंद करें तो कितना बड़ा काम हम लोग अपने जंगलों के लिए कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है, ये सभी जंगल है, ये सभी जंगल, आई मीन आप सोच नहीं सकते एक अली बाबा की गुहा हो सकती है, इतना सब कुछ है। आज जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ों के ऊपर तो मिलता है, लेकिन अंदर भी बहुत सारे रिच मिनरल्स है। जंगल में ऐसे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, जितने भी आप देखते हो वो मैक्सिमम जंगल में मिलते हैं। अभी आज ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये कहाँ का पता है आपको? गोवा का। अगर आपको लगता होगा कि गोवा की इकोनॉमी, आर्थिक जो पूरी है वो डिपेंडेंट है पर्यटन के ऊपर, तो नहीं। नंबर 1 चीज, नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी गोवा की, जिसके ऊपर गोवा की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, दैट इज माइनिंग। गोवा में मैग्नीज मिलता है, तो इतने बड़े बड़े खदाने हैं। वो तो अच्छा है कि गोवा का जंगल इतना घना है, इतना समृद्ध है कि वो यूनाइटेड नेशन के हेरिटेज लिस्ट में है। तो इसीलिए उसकी वजह से अभी ये जो है बैन, आई मीन ये जो खदानी हो रही है, माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है कुछ सालों से, तब जाके बंद हुआ है वो जंगलों की वजह से। उस
अंतरराष्ट्रीय प्रेशर और बाकी सब की वजह से। नहीं तो अभी तक गोवा सिर्फ और सिर्फ ये खदानों में नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी थी गोवा की। और ऐसा सिर्फ गोवा में नहीं, आज भी अगर आप देखोगे लोहा, बाकी के सभी जो मिनरल्स, इसके लिए हम लोग जंगल को काट रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा शत्रु अगर कुछ है इस जंगल का तो वो है कोयला। दोस्तों, कोयला आज भी हमारे पूरे देश के लिए 60% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। इसीलिए जब जब कोयले की शॉर्टेज होती है तब हमारे यहाँ बिजली का संकट आता है। तो जैसे आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बाहर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बढ़ रही है, तो कोयले की इतनी जरूरत पड़ रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कोयला पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगलों को हम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अभी पिछले साल 55 नए कोयले के लिए, माइंस के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये 55 नए कोयले के माइंस, कोयले की खदानें किधर है, आप जरा पढ़िए, जाइए और पढ़िए तो आपको पता चलेगा। देश के सबसे जो घने जंगल है वहां ये सब माइंस है। हसदेव अरंड फॉरेस्ट करके फॉरेस्ट है, 1,70,000 हेक्टेयर का वो इतना घना जंगल है छत्तीसगढ़ में कि इसकी भी पूरी दुनिया में किसी को भी पूछेगी तो आपको पता चलेगा जो इस पे काम करते हैं। इसको ऑलरेडी वो कोयले के लिए हम लोग बर्बाद कर चुके हैं और बचा कुछ वो भी हम लोग बर्बादी पे ऊपर है, ओनली बिकॉज ऑफ कोयला। दोस्तों, और ये लोग ये पूरे जंगल की जो रक्षा इतने हजारों सालों से करते आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से, उनका जीवन ही है वो कि जंगलों की रक्षा करना, जंगलों के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना। उनकी ये जो उनका संबंध है, ये जो उनका जबरदस्त ऐसा बैलेंस था, ये पूरा हम लोगों ने इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक जीवन पद्धति थी वो पूरी तरह से आज हमने बर्बाद की। आदिवासी लोगों की पूरी तरह से जो इकोनॉमी वो हमने बर्बाद की और इसलिए जंगल बर्बाद हो रहे। जो लोग जंगल की रक्षा भी करते थे, खुद का पेड़ भी पालते थे और अच्छी तरह से रहते थे, आज उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आज जंगल के लिए अगर वो कुछ करे, देखो पेड़ों को पूछते भी है, उनसे जो प्रोड्यूस मिलता है वो उपयोग भी करते, इतना सब कुछ ये सब चल रहा था। और आज की तारीख में उनको सपोर्ट सिस्टम कोई कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये मैक्सिमम, ये जो ट्राइबल्स है, मैक्सिमम जो आदिवासी है, अभी इनके पास कुछ है नहीं खाने के लिए या बाकी पेट पालने के लिए क्या करें, तो मैक्सिमम इन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, लेके जाते हैं और अकुशल कामगार करके इनका उपयोग होता है। कहाँ होता है? कहीं भी होता है, खदानों में होता है, आप शहरों में जाके कंस्ट्रक्शन में होता है, आपके यहाँ जो गन्ने की खेती होती है वहां काटने के लिए होता है। यानी जंगल जो उनका प्राइम काम है वो छोड़ के हर काम को हम लोग इनको लगाते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ हम लोग इनको पैसे नहीं था, अकुशल कामगार तो छोड़ो, बॉन्डेड लेबर, यानी एक बार आपने इतना तुमको पैसे दे दिया तो आगे के 6 महीना 1 साल वो आपके लिए काम करते रहेंगे, दिन रात। आप इस तरह से इनका शोषण कर रहे हैं। और ये जो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका क्या है सोच कि पैसे कहां से आएंगे, तो एग्रीकल्चर से। तो आज तो लोग इस तरह से मूर्ख है कि बिजनेस के नाम पे वो जंगल को काट के खेती कर रहे हो। उनको लगता है खेती से बहुत ज्यादा आमदनी होगी, इससे सब। और ये ब्राजील से लेके, इंडोनेशिया से लेके, मलेशिया से लेके भारत तक ये ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और क्या कर रहे हैं हम लोग? मोनोक्रॉपिंग, यानी किसकी खेती हो रही है? जैसे अभी इंडोनेशिया में किसकी खेती हो रही है? तो पाम ऑयल पूरी दुनिया को देना है, तो सभी जगह पाम ऑयल लगा रहे हैं। यानी क्या जैव विविधता है उसकी, मिट्टी का क्या, उसका क्या, कुछ नहीं। हम लोग भी वैसे कर रहे हैं, जहां जहां जंगल काट के हम लोग, जो गांव और शहरों के बाजू बाजू के जंगल है वहां काट के बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। किसको पैसा मिलेगा तो बस वही काम करो। और फॉरेस्ट जो अंग्रेजों ने काम किया, अंग्रेजों की क्या नियत थी आपको तो पता है, हमें पता है कि पूरी, यानी जिनकी वो जमीन थी हजारों साल से, उनको ही उन्होंने बेदखल किया। और वही कायदे कानून आज भी है। आज भी अगर इनको कुछ काम करने, अगर वो कुछ करे तो उनको इजाजत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि कानून उनको इजाजत नहीं देता कुछ करने की, जब तक वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वो बोले। मैं आपको मेरी बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने जब पहली नौकरी ज्वाइन की, जब पहली पोस्ट, तो मैं एसडीएम था इस रायगढ़ में। और रायगढ़ में, ठाणे में बहुत आदिवासी। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है ना, मुंबई के पास पनवेल है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है बहुत बड़ा।
उसको ही लग के एक घना जंगल है। और वो कर्नाला का जो घना जंगल है, वहां एक गांव में अभी तक बिजली नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां एनओसी नहीं दे रहा था कि एमएससीबी की लाइट वहां तक जाए। अभी ऑफ कोर्स 10 साल पहले फिर वो आई। तो ऐसी कंडीशन मुंबई को लग के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लग के हो सकती है, तो सोचिए बाकी पूरे देश में क्या हाल होता है। जो एक्चुअली लोग कर सकते हैं, जो हमारे ट्राइबल्स, हमारे आदिवासी वनवासी कर सकते हैं, उनको वो अलाउड ही नहीं है ये सब करने की। और सॉल्यूशन, तो ये सब कुछ चित्र आज हमारे सामने, ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने, तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ही है ये आदिवासी, ये वनवासी। अगर हमें जंगलों को बचाना है, अगर हमें करना है, तो वो लोग जो सालों से ये जानते हैं, जिनका कल्चर है ये जंगलों का संवर्धन करना, जंगलों के साथ में रहना है, उनका ख्याल रखना, वही इसका सॉल्यूशन है। ये काम, सबसे बढ़िया काम हमारे ये आदिवासी वनवासी लोग ही कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अगर इन जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे हमने देखा है बिश्नोई समाज का कैसे। लेकिन आज भी, अभी 1970 में हमारे भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम है चिपको आंदोलन। बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। चिपको आंदोलन, वो ये एक चित्र वहां का है। हमारे यहाँ आज का उत्तराखंड और तब का उत्तर प्रदेश, वहां हिमालय को लग के एक छोटे से गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो जंगल को लकड़ी, पेड़ के काट के जंगल को काट के जो लकड़ी मिलेगी उससे स्पोर्ट्स, खेलकूद के सब साहित्य बनाएगा। अभी देखो कंडीशन कैसी, देखो हमारी लॉ देखो कैसे, जो हजारों सालों से रहते हैं उनको हाथ लगाने की अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको आप फिर कोयले के लिए कुछ भी करो, तो अगर आपको ये कुछ करना है तो पूरा जंगल काट के कुछ भी कर सकते हो, ऐसा तरह लॉ है हमारा। तो ऑफ कोर्स वैसे ही हुआ, ये लोग आए और जब जैसे उनको गांव वालों को पता चले, उन्होंने वो पूरे जो भी पेड़ थे वहां से चिपक गए और 4 दिन तक वो दिन रात वहां खड़े थे। जब सरकार को पता चली, सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और इस तरह से वो चिपको आंदोलन तैयार हुआ दोस्तों। लेकिन ये चीज आज भी है, आज भी जंगल को अगर काटा जाता है, जंगल के ऊपर कुछ भी होता है, तो कौन आता है? आप और मैं नहीं आते। आप और मैं सिर्फ बातें करते हैं। हम लोग शहर में रह के मी टू या ऐसा कुछ ऑनलाइन करेंगे, सपोर्ट करो, इतना ही करते हैं हम लोग। एक्चुअली रास्ते के ऊपर कौन आता है, एक्चुअली कौन जंगल के लिए खड़ा होता है? तो आज भी वो आदिवासी है, आज भी वो वनवासी है। अभी एक कोयले को लेके पिछले साल जो कुछ हो रहा है, तो 300 किलोमीटर चल के इन्होंने पदयात्रा की और सरकार को निवेदन दिया कि आप ये कैंसिल करिए। आज भी कुछ भी जंगल के तरफ कुछ भी प्रॉब्लम होते तो आज भी आदिवासी उनके लिए खड़े होते हैं, वनवासी लोग उनके लिए खड़े होते हैं। और ऑफकोर्स गवर्नमेंट के एफर्ट्स, गवर्नमेंट भलीभांति जानते हैं कि जंगल का संवर्धन, जंगल की रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है, वो सिर्फ आदिवासी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और 1988 से लेके हम लोग एक योजना कर रहे हैं। योजना कौन सी है? JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी उस फॉरेस्ट में जो अपॉइंटेड है, नियुक्त है ऐसे ऑफिशियल्स, हमारे जैसे अधिकारी और वहां के लोग, ट्राइबल्स, आदिवासी, ये मिलके एक कमेटी तैयार करेंगे और जंगल की सुरक्षा करेंगे। और यह योजना 1990 से हमारे यहाँ देश में है। कोई भी ऑफिसर कहीं भी जाता है, जो फॉरेस्ट में ऑफिशियल्स है, तो उसको टारगेट होता है, तुझे तेरे यहाँ इतने गांव है, ग्राम पंचायत है, तो आपको इतना JFM करना है, इतने कमिटीज नियुक्त करने हैं और जंगल की रक्षा करनी है। ऐसे सबके टारगेट्स है। यानी अगर मैं कहा जाता हूँ और मेरे अंडर 50 ऐसे ग्राम पंचायत है, तो मुझे 50 ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे इतने करने पड़ेंगे, और होते हैं। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखोगे तो आपको सभी ऐसी कमिटियां नजर आएंगी। लेकिन क्या होता है, हमें पता है किस तरह से जंगल को और ज्यादा उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ सोल्यूशन आज हम लोग कर रहे हैं, ये सोल्यूशन इनफ नहीं है। क्योंकि आदमी आज की तारीख में, ये कंपनियां, ये आदमी लोग बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे रेयर ऐसे जानवर, ऐसे जो हमारी शोभा, हमारी शान है, ऐसे जानवरों को काट के ना कुछ करते हैं। और बहुत बार तो क्या करते हैं कि ये बेचारे आदिवासी उनका ही सहारा लेके, क्योंकि बहुत बार तो ये जो मिलते नहीं, दुर्लभ ऐसे जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, उनको लेना, उनको पकड़ना इनका ही काम होता है।
तो इनके ही सहारे ये सब ऐसा पाप हो रहा है। तो ये सोल्यूशन जब कुछ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है, कंपनियां पैसे के लिए कुछ भी कर रही है। तो दोस्तों तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो बेस्ट सोल्यूशन हम लोगों ने तैयार किया है, हमारे सभी फैमिली ने तैयार किया है, और बेस्ट लोकेशन बेस्ट सोल्यूशन एक ही है, और वह है MVP MCL विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं, पता नहीं कितने उपकार होंगे इन लोगों के उपकार, ये हमारी उपकार नहीं बोल सकते हम लोग, कितनी सेवा हम लोग कर सकते हैं। हमारे इस जंगलों में रहने वाले हजारों लोग, हजारों वर्षों से रहने वाले हमारे भाई बहन है, उनके ऊपर, और सिर्फ यही नहीं, कितने सारे जीव जो हमारे साथ है करोड़ों सालों से इस दुनिया के ऊपर, इनके ऊपर कितना 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 कितनी सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है MCL विलेज प्रोजेक्ट, MCL ग्राम पंचायत लेवल का प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है। क्योंकि देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तब हम लोग किसानों के बारे में सोचते हैं कि किसान नेपियर घास उगाएंगे और किसानों को जो कुछ चीजें चाहिए वो सब हम देंगे, उनको इनपुट्स देंगे, सर्विस देंगे, बायबैक देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे। वो सभी कुछ हम लोग हमारे आदिवासी ट्राइबल्स, वनवासी, उनको भी दे सकते हैं, जो भी JFM का ग्रुप है, जो भी कुछ है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो चीज जहां आती है वहां MCL ये सब कर सकती है। दोस्तों ये फॉरेस्ट डे इस साल का जो है उसकी क्या थीम है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। एक्चुअली ये काम कर सकते हैं हम लोग। MCL में जो बिजनेस की हम लोग बात करें, हम लोग पेड़ भी तोड़ के नहीं प्रोडक्ट्स करेंगे, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग उनका संवर्धन करके उनको उगा के कर सकते हैं और इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं। और इसी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला प्रोजेक्ट है ये MCL। तो जो भी किसानों के लिए हमने सोचा है वही सेम हम लोग हमारे जो आदिवासी, वनवासी और उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितना भी फॉरेस्ट आता है उसके लिए हमारी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। दोस्तों ये बांबू प्रोडक्ट, नेपियर घास तो खेती की छोड़े, लेकिन कितने सारे बांबू के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कितने सारे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। आपको शायद पता नहीं, देखो ये फॉरेस्ट एसेंशियल करके कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये सिर्फ फॉरेस्ट से कुछ गिने चुने प्रोडक्ट है इनके, इसमें ये कॉस्मेटिक्स बनाती है, और ये कॉस्मेटिक्स से दुकान उनके भारत में मुंबई, दिल्ली से लेके वो न्यूयॉर्क, लंदन वहां है। इतने महंगे प्रोडक्ट्स है, इतनी छोटी सी डिब्बी आती है वो 5000 की। क्यों इतने महंगे? क्योंकि रिजल्ट्स इतने बढ़िया है। आप इनके रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा। तो इतने बेहतर, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग भी इस जंगल से तैयार कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो रबर और प्लास्टिक की आज की तारीख में उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इनके साथ। और ब्रांड, देखो ऐसा कहीं भी जाके बेच के नहीं चलेगा। एक अच्छा अगर हमने ब्रांड तैयार किया तो आज उस ब्रांड के अंदर अगर वो विश्वास हमने दिलाया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इस क्वालिटी का है, तो हम लोग पूरी दुनिया में आज बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये नहीं बाकी की जगह पे अवेलेबल, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस है पूरी दुनिया में। अगर आप देखोगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इसके बारे में। तो आज जो प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट्स हम लोग जंगल से तैयार कर सकते हैं इन सभी लोगों के साथ, आदिवासी वनवासी लोगों के साथ, आज उनको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और सबसे उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, आप सभी लोग आज हमारे पूरे MCL परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप जो टीम जैसे बनाई है, जैसा परिवार बनाया है, हम लोग ये 100% आराम से और बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस सभी चीज का, ये सभी जो जंगल का आज हम लोग विनाश कर रहे हैं तो खुद का भी विनाश कर रहे हैं, इसका अगर कारण है बिजनेस, तो सॉल्यूशन भी है बड़ा बिजनेस करेंगे। फिर जो ऐसी छोटी फालतू बिजनेसेस कर रहे हैं और थोड़े से पैसे के लिए ये पूरी बर्बादी कर रहे हैं, बहुत बेहतर, बहुत बेटर ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। जरूरत ही ना पड़े कोयले की, जरूरत ही ना पड़े कि आप खोदे और उसको कोयले के पीछे जाए, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। जरूरत ही ना पड़े बाकी कुछ फालतू चीजें करने की, जरूरत ही ना पड़े किसी ट्राइबल, किसी वनवासी अनुवासी को काम के लिए बाहर जाने की। तो मिलके बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और हमारे इस जंगल को सेव करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जब हम लोग करेंगे तब हम अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम और पूरे विश्व में
नंबर 1 की आर्थिक महासत्ता बनाएंगे। धन्यवाद। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है इस देश को हरा भरा करने के लिए, इस देश के जंगल को हरा भरा करने के लिए इस देश में एमसीएल का कारवा चला है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर फॉर गिविंग अस दिस इमोशनल कनेक्ट, दिस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस sitting across the nation and listening to you and listening MCL vision. गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। आज आपके सामने प्रोफेसर श्याम सर ने और एक बार हमें सोचने पे मजबूर किया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया है और हम सब मिलके क्या सही करेंगे। जी हाँ, हम एमसीएल इस देश में, इस धरती माँ को, इस पूरे विश्व को हरा भरा करने में हमारा जीवन लगा देंगे। आज हमारे आदर्श वो सारे भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं, हमारा बिश्नोई समाज है जो आज भी पेड़ों से और जानवरों से प्यार करता है। हम भी ऐसा ही एक साफ सुथरा रिस्पॉन्सिबल एमसीएल समाज तैयार करेंगे जहां पे पेड़ों की, जानवरों की पूजा होगी। जी हाँ, यहाँ पे हम ऐसा देश तैयार करेंगे जहां पे एक पेड़ को काटना एक इंसान को काटने जैसा जघन्य और बहुत खतरनाक अपराध माना जाएगा। जी हाँ, तो ये फॉरेस्ट की जवाबदारी अभी हमने ली है क्योंकि हम सब ने मिलके हमारे देश की, हमारी धरती माँ की जवाबदारी ली है। मॉनसून इज ऑन द वे, आ रहा है, बारिश पहुंच चुकी है और हमारे हाथ में मौका है कि हम हमारे गांव में कितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं उसका एक अंदाज, अनुमान, वर्तमान प्लानिंग हम सब लोग कर सकते हैं। तभी जाके, और उसको कार्यान्वित करेंगे अगले 2 महीने में, तब जाके हम जो आज श्याम सर ने हमें बातें बताई हैं, हमें जो रास्ता दिखाया है, उसको हम सफल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच एंटायर एमसीएल इंडिया परिवार और चैनल पार्टनर्स, एमबीपी ओनर्स, एमबीएस, एमबीईज, प्राइम बीडीएस, सीनियर प्राइम बीडीएस and our stakeholder farmers. Thank you very much. मैं आपको और एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आपको इस देश के जंगलों का भी वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड मैं आपको इस बात की ग्वाही देना चाहता हूं कि जो नया संकल्प आज आपने दिया है कि मानसून पूर्व हम हमारे गांव में, हमारे जंगलों में जो पेड़ जो आज तक हम लोग काटते आ रहे थे, हमें उनको लगाना है। तो आई कैन गारंटी यू कि हमारे सारे एमबीपी, सारे एमपीओ, सारे एमबीएस इस काम में अपनी जी जान लगा देंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ इस साल हम जरूर वृक्षारोपण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्राची मैम। आज आपने फिर एक बार एक नई कहानी बताकर हमारे लिए और भी कई ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी जो है सामने रखी है। शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक ऐसे इंसान का जो हमेशा आकर ये कहते हैं कि शायद मेरी ये कहने की औकात नहीं, शायद वो कहने की औकात नहीं, लेकिन दोस्तों मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हर विषय को पढ़ने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। जो ज्ञान शायद हम कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लगा दे सारी चीजें समझने के लिए और वो बटोरने के लिए, वो सारा ज्ञान सिमट कर वो सिर्फ 45 से 50 मिनट में हमारे सामने रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हमारे डॉक्टर श्याम सर, उनकी विनम्रता ये सबसे बड़ा परिमाण है। और इसीलिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे एमसीएल परिवार की ओर से। दोस्तों, हमारा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संतुलन जिस जंगल की वजह से है, उस जंगल को हमें बचाना है। दोस्तों, भारत में कई तरह के जंगल है, इसीलिए एक दिन जंगल दिन मनाकर कुछ होने वाला नहीं, लेकिन हमें शायद हो सकता है साल के सारे दिन, हर हफ्ते हमें ये जंगल दिन मनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सुपर्ब थॉट। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सारे प्राइम बीडीएज, हमारे एमबीपी, एमपीओ, एमबीएस, चैनल पार्टनर्स, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन एवरी फ्राइडे। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी पूरी एमसीएल टीम का, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार एक सूचना, आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक दी गई है, कृपया इस लिंक के ऊपर जाइए, आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। इसी तरह से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं ये घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।